जैसे कि हम जानते हैं कि एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। नंबर 3 टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि एक कंट्री की बेटा फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है उसके एग्रीकल्चर सेक्टर पर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होगा तो फूड सिक्योरिटी अच्छे से होगी उस कंट्री में। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उस कंट्री में फूड सिक्योरिटी नहीं होगी। अब ये फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए टू ऑल द पीपल इन द कंट्री। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड ग्रेन्स की। दूसरी चीज अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक प्राइजेस पर, रीजनेबल प्राइजेस पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो, जिससे कि हर एक सिटीजन जो है कंट्री का वो फूड ग्रेन्स को खरीद पाए। ठीक है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी भी हो गया। तीसरा एक्सेसिबिलिटी, कि जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल इजीली हो पाए, हर एक सिटीजन एक्सेस ले पाए फूड ग्रेन्स जो भी प्रेजेंट है पर्टिकुलर कंट्री में। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। जैसे कि हमने रोल देखा एग्रीकल्चर सेक्टर का कि एग्रीकल्चर सेक्टर वेल डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उस पर्टिकुलर कंट्री में फूड सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं बेटा फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। तो इसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं चैप्टर 1 में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। हमने देखा था बेटा कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट रह गया था। स्टेगनेंट मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसके पीछे बहुत से रीजंस थे कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड है। ठीक है, उसमें कोई एडवांस टेक्निक्स वगैरह यूज नहीं होती थी। दूसरी चीज, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिए थे इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को। तीसरा, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था हमारे इंडियन फार्मर्स को कि वो अपने फार्म लैंड्स पे इंडिगो की प्रोडक्शन करें, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ना करें, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से फेमीन आ गई थी। अब ये फेमीन क्या होती है? फेमीन होता है बेटा जब भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं फूड ग्रेन्स के, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स को लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फिर भूख के कारण उनकी डेथ तक हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फेमीन। तो इंडियन इकोनॉमी में फेमीन तक आ गई थी। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे हमारे इंडियन फार्मर्स को, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। अब आपके माइंड में बेटा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रिटिशर्स तब तक थे जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो तब इंडिया वालों ने क्या करा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तभी कंट्री में फूड सिक्योरिटी को अटेन किया जा सकता है। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि इंडिया वालों ने कौन से स्टेप्स उठाए जिससे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया वालों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए। उसमें से एक मेजर स्टेप था बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसे हम डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहला इसके सिनोनिम्स देखेंगे बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अदर नेम्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? अदर नेम्स क्या क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, कि फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, इंडिया में कौन है और वर्ल्ड में कौन है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नीड, ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड ही क्या थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल मतलब हम ये देखेंगे बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या बेनिफिट्स हुए इंडियन इकोनॉमी में और क्या प्रॉब्लम्स हुई इंडियन इकोनॉमी को ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिनोनिम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन को और क्या क्या कहा जाता है। सिनोनिम्स मतलब अदर नेम्स। तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के अदर नेम्स हैं द थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन,
द थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो बढ़िया सा अदर नेम है वो है NAS, शॉर्ट फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। ठीक है बेटा, आपसे ये वाला तो नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड तो या तो ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा हुआ आएगा या फिर ये न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी लिखा हुआ आएगा। तो इसको तो जरूर ध्यान में रखना कि अदर नेम ग्रीन रेवोल्यूशन के दो हैं, ये आप फिर भी इग्नोर कर सकते हो, दैट इज द थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, बट NAS को जरूर याद रखना है, दैट इज न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा कि फादर कौन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो वो हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। तो बेटा ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे इंडिया में, तो ये हैं MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो हैं बेटा नॉर्मन बोरलॉग। ओके, नॉर्मन बोरलॉग। तो वर्ल्ड का तो फिर भी नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ इंडिया का आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन। तो अब हम बात करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा चेंज। अब जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा कि इंडिया का बर्थ रेट ज्यादा था इंडिया के डेथ रेट से, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी, यानी कि इंडिया था बेटा स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब वो वाली स्टेज जहां पर किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ती है। तो अब इंडिया को क्या करना पड़ रहा था, इंडिया को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे USA से। इंडिया को क्या करना पड़ रहा था, USA से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे फूड ग्रेन्स, मतलब परचेज करने पड़ रहे थे फूड ग्रेन्स USA से टू मीट द इंटायर नीड्स ऑफ द फूड ग्रेन्स ऑफ ऑल द पॉपुलेशन। जितनी भी पॉपुलेशन थी बेटा उसको फीड करने के लिए इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर वेल डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे इंडिया डिपेंड था, और वहां से इंडिया क्या करता था, इंपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, तो यानी कि बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं 1 वर्ड में ये बोल सकती हूँ कि इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड ग्रेन्स के केस में, मतलब इंडिया बेटा डिपेंडेंट था किसी और के ऊपर। इंडिया अपनी पूरी पॉपुलेशन को खुद फीड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्वेंट किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड ये थी। तो मीनिंग के साथ साथ हमने पहले क्या समझा, हमने नीड को समझा कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने की नीड ही क्या थी। तो नीड यही थी कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से डेवलप हो रही थी, लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था, जिसकी वजह से इंडिया अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहा था, और अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इंडिया को USA के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था, क्योंकि वो USA से इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स को टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन। तो यानी कि इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन केस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए इंडिया वालों को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया। ठीक है, अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये नीड थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग देखिए बेटा, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो फार्मिंग होती थी वो ऑर्गेनिक इनपुट्स के साथ होती थी। ऑर्गेनिक इनपुट्स, ऑर्गेनिक इनपुट्स मतलब जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता था, नो केमिकल। ठीक है,
किसी भी इनपुट में केमिकल यूज नहीं होता था, फिर चाहे वो पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर हो, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया ने केमिकल इनपुट्स को यूज किया, केमिकल इनपुट्स को यूज करके देखा इंडियन फार्मलैंड्स पे, ठीक है। एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट ही हो रहा था अभी। तो इन्होंने केमिकल इनपुट्स को यूज करना शुरू किया, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करना शुरू कर दिया और साथ में यूज किया बेटा HYV सीड्स को। अब ये HYV क्या है? HYV की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब ये ऐसी सीड्स हैं बेटा जिनको यूज करने से हाई यील्ड होती है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब फार्म लैंड्स पे जब ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज होती है तो फार्मर ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, साथ में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को भी उगा पाता है, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाता है, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से क्या हुआ, दो फायदे हुए। एक कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है फार्मर की, ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आउटपुट ज्यादा जनरेट हो पाता है। दूसरा बेटा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकता है फार्मर अगर वो HYV सीड्स को यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब वो मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर सकता है इजीली जब वो HYV सीड्स को यूज कर रहा है। तो इंडियन फार्मलैंड्स पे केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स यानी कि ये न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स थी, इनको जैसे ही यूज किया तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। मेनली दो क्रॉप्स की, वो थी व्हीट एंड राइस। मेनली व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ गई थी इंडिया के फार्म लैंड्स पे जब इंडिया में न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज किया गया, यानी कि HYV सीड्स को यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया, केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया। तो इस चेंज को बेटा हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। चेंज कौन सा हुआ मैम? चेंज बेटा ऐसा हुआ कि जिस इकोनॉमी में शॉर्टेज थी फूड ग्रेन्स की, शॉर्टेज थी पहले फूड ग्रेन्स की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को यूज करते ही उसी इकोनॉमी में सरप्लस हो गई थी बेटा फूड ग्रेन्स की। सरप्लस मतलब अब एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बनने लगे थे। तो ये चेंज था ना इंडियन इकोनॉमी का कि पहले जहां पे शॉर्टेज थी फूड ग्रेन्स की, अब सरप्लस फूड ग्रेन्स हो गई थी। कैसे हुई? वो कुछ इस तरह से, यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, या आप बोल सकते हैं केमिकल इनपुट्स, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आ गए। तो ये जो चेंज देखा गया इंडियन इकोनॉमी में कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, मेनली व्हीट एंड राइस की, हम मेंशन करेंगे मेनली व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि हमने HYV सीड्स एंड केमिकल इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज किया था, उस वजह से। तो इस चेंज को हम बोलते हैं बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। चलिए तो मीनिंग देखते हैं बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन मेंट टू अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स अकर्ड ड्यूरिंग 1960s। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 1960s में आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन वो सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स है, वो मतलब वो सारे के सारे एक्शंस हैं, वो इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लिया। कब लिया? ड्यूरिंग 1960s में, 1960s में लिया। दैट इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जिससे कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। मेनली व्हीट एंड राइस की, मेनली किसकी? गेहूं और चावल की, व्हीट एंड राइस की, ड्यू टू यूज ऑफ सम न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स, जो कि थी HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो ये है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब।
चलिए अब हम बात करेंगे नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या नीड थी ग्रीन रेवोल्यूशन की इंडिया में, कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप नहीं था कि वो पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया बेटा फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर रहा था। कहां से इंपोर्ट कर रहा था, यूएसए से। तो मतलब बेटा इंडिया किसके ऊपर डिपेंड था, India was dependent on USA for the import of food grains so that the India can feed its entire population। तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। इंडिया was not सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो इंडिया अब अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना चाहता था फूड ग्रेन्स में। इंडिया ये चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट बने और वो अपने दम पर ही अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सके, अपनी पूरी पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स अवेलेबल करा सके, जिसकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की नीड पड़ी। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो क्या क्या बेनिफिट्स हुए, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए, increase in agricultural productivity which improved the situation of agriculture sector। देखिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपने देखा कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी। जिस इकोनॉमी में पहले शॉर्टेज हुआ करती थी फूड ग्रेन्स की, उसी इकोनॉमी में अब फूड ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए थे। तो मेनली वीट एंड राइस की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और बेटा हर किसी सेक्टर की डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसकी प्रोडक्टिविटी पे। और बेटा क्या होता है, जहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पर ग्रोथ भी होती है। तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था। नेक्स्ट, अचीविंग द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब इंडिया को यूएसए के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी फूड ग्रेन्स के लिए, क्योंकि अब इंडिया इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा था कि इंडिया इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट कर रहा था फूड ग्रेन्स का। तो इंडिया बेटा सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन्स में, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट बन चुका था। अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था इंडिया फॉर फूड ग्रेन्स। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब क्या था देखो, मार्केटेड सरप्लस की बात बताऊंगी। अब ये मार्केटेड सरप्लस क्या है, देखिए बेटा, मान लो ये फार्मर का एक फार्मर का फार्म लैंड है। फार्म लैंड कौन से फार्मर का है, राम फार्मर का फार्म लैंड है ये। और ये राम बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन इस फार्म लैंड पे 10 kgs ऑफ वीट उगा रहा था। 10 kgs ऑफ वीट उगा रहा था, जो 6 months के लिए उसके घर में ही यूज हो जाती है, ठीक है। तो वो सिर्फ फार्मिंग कर रहा था कि अपने घर के लिए वीट उगा सके, अपने घर की नीड्स पूरी कर सके, जिसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो राम सबसिस्टेंस फार्मिंग कर पाता था, ठीक है। अब जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया और राम ने अपने फार्म लैंड पे ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स लगाए, तो उसी सेम फार्म लैंड पे अब राम प्रोडक्शन कर पा रहा है 25 kgs ऑफ वीट, ठीक है। 25 kgs ऑफ वीट। लेकिन राम को कितना चाहिए घर की कंजम्पशन के लिए, ओनली 10 kgs। तो बाकी एक्स्ट्रा कितना है बेटा, एक्स्ट्रा है 15 kgs। इस 15 kgs का अब राम क्या करेगा, इस 15 kgs को जो कि सरप्लस है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, उसे मार्केट में सेल आउट करने के लिए भेज देगा। मार्केट में सेल आउट करने के लिए भेज देगा, जिससे कि राम की इनकम डेवलप होगी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था 15 kgs, वो राम ने क्या किया, मार्केट में सेल आउट करने के लिए भेज दिया, जिससे कि उसकी इनकम डेवलप हो। इसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस मतलब जो सरप्लस यानी कि जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए ड्यू टू यूज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हम सेम फार्म लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब फार्मर सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं क्या कर पा रहे थे, कमर्शियल फार्मिंग कर पा रहे थे। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, फार्मिंग करना बिजनेस पर्पस के लिए, फार्मिंग करना मार्केट में अपने फूड ग्रेन्स को सेल आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब फार्मर्स
सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग करने लगे थे, मतलब फार्मर्स की इनकम भी क्या हो गई थी, जनरेट हो गई थी। अब ये मार्केटेड सरप्लस ये है जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बच जाते हैं अपनी नीड्स को, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के बाद अब फार्मर्स क्या कर रहे थे, उसे मार्केट में सेल आउट कर रहे थे, उसे हम बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड मतलब जो सेल आउट किया जाए मार्केट में, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बच जाते थे मार्केट में सेल आउट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। तो आइए देखते हैं, द फार्मर्स वर नाउ सेलिंग अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट। तो अब फार्मर्स क्या कर पा रहे थे, अपना कुछ अमाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसका कुछ अमाउंट वो मार्केट में सेल आउट कर पा रहे थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस। नेक्स्ट बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और यही कुछ हुआ था इंडियन हिस्ट्री में, जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया था कि वो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बंद करके इंडिगो की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। तो उससे क्या हुआ था, इंडियन इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हो गई थी। जैसे ही इंडियन इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हुई थी तो बेटा फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए थे। कॉस्टली हो गए थे तो बहुत से लोग अब उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों की भुखमरी के कारण जान तक जाने लगी थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज हो गई थी आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी फूड ग्रेन्स की, तो यानी कि सप्लाई भी इंक्रीज हो गई थी फूड ग्रेन्स की। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसके प्राइजेस कम हो जाते हैं। तो फूड ग्रेन्स के भी प्राइजेस क्या हो गए थे बेटा, डिक्लाइन हो गए थे, कम हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ गई थी। तो अब फेमाइन का कोई केस नहीं था, क्योंकि अब लो इनकम ग्रुप से भी लोग क्या कर पा रहे थे, इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे फूड ग्रेन्स को। सो नाउ द लो इनकम ग्रुप्स कुड ऑल्सो बाय द फूड ईजिली। तो वो लो इनकम ग्रुप्स भी बहुत इजीली फूड को बाय कर पा रहे थे, क्योंकि अब फूड ग्रेन्स के प्राइजेस नॉर्मल हो चुके थे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बफर स्टॉक की। अब गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट था। क्या बेनिफिट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि गवर्नमेंट बेटा बफर स्टॉक मेंटेन कर पा रही थी। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक होता है स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्टोर करके रखती है। ये मान लो ये पूरा का पूरा स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने स्टोर करके रखा। क्यों स्टोर करके रखा, कि कोई भी इमरजेंसी होती है तो पॉपुलेशन को अगर फूड ग्रेन्स लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट इस स्टॉक से फूड ग्रेन्स अवेलेबल करा देगी लोगों को, ठीक है। जैसे कोई अर्थक्वेक आया, कोई फ्लड आया, जिसकी वजह से लोग फूड ग्रेन्स नहीं अवेल कर पा रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई कर देगी फूड ग्रेन अपने बफर स्टॉक से, राइट। सो बफर स्टॉक बेटा पहले गवर्नमेंट नहीं मेंटेन कर पाती थी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। क्यों, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को ही हम फीड नहीं कर पा रहे थे, तो एक्स्ट्रा तो क्या मेंटेन करेंगे। लेकिन विद ग्रीन रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड इन इंडिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स को अब मेंटेन कर पा रही थी। ये जो बफर स्टॉक होता है बेटा, ये FCI में रखा जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बफर स्टॉक को मेंटेन करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, सो इट इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू स्टोर अ सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ फूड दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द शॉर्टेज, दैट इज बफर स्टॉक, ठीक है। तो शॉर्टेज के टाइम पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को अवेलेबल करा सकती है अपनी कंट्री के सिटीजन्स को, ठीक है। कहाँ से कराती है, बफर स्टॉक से। चलिए नेक्स्ट, इट ब्रॉट अबाउट लार्ज स्केल फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब अब नई नई मशीन्स आने लगी थी इंडिया में, ठीक है, ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन में तो नई नई मशीन्स चाहिए भी थी बेटा, तो फार्म मैकेनाइजेशन हो रहा था, मतलब इंडियन फार्म लैंड्स पे अब नई नई मशीन्स को भी यूज किया जा रहा था। नेक्स्ट बेटा, एन एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लेबर फोर्स इन द रूरल एरियाज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब लेबर की भी डिमांड इंक्रीज होने लगी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब उस लेबर की ज़रूरत थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को कैसे यूज़ करना है वो इजीली जानते थे,
ठीक है, एडवांस टेक्निक्स को इजीली जानते थे। अब लेबर फोर्स की भी डिमांड इंक्रीज होने लगी थी क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, तो इंडियन फार्मलैंड्स की देखरेख करने के लिए लेबर भी अब ज़्यादा चाहिए थी। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने लगी रूरल एरियाज में फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो थी बेटा कुछ मेरिट्स। अब हम बात करेंगे सम डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या थी, ठीक है, यानी कि रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड रिस्क क्या थे, तो देखिए बेटा, सबसे पहला रिस्क तो ये था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स थे वो कॉस्टली थे। अब क्योंकि वो कॉस्टली थे तो सिर्फ रिच फार्मर्स उसको अफोर्ड कर पा रहे थे, स्मॉल फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट जो रिच फार्मर्स हैं उनको तो बहुत बढ़िया मिला, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको नहीं मिल पाया। तो जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम थी वो डिक्रीज नहीं हुई थी, इससे क्या हुई थी, इंक्रीज होती चली जा रही थी, क्योंकि रिच तो और रिचर बनता जा रहा था, लेकिन स्मॉल फार्मर की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू टू ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल फार्मर्स टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स। तो स्मॉल फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट था कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट, दिस कुड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। डिस्पैरिटीज मतलब डिफरेंसेस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इनकम इनइक्वालिटीज थी वो क्या हो रही थी, वो इंक्रीज होती जा रही थी। जो गैप था रिच और पुअर फार्मर की इनकम में वो और ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा था। नेक्स्ट, अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स हैं बेटा वो मैंने आपको बताए कि वो मेनली व्हीट एंड राइस में देखे गए थे। हर एक फूड ग्रेन में ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट नहीं देखा गया था, वो सिर्फ देखा गया था व्हीट एंड राइस में। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के सिर्फ कौन सी क्रॉप्स में मिले, व्हीट एंड राइस में, मतलब उन्हीं फार्मर्स को फायदा हुआ जिन्होंने व्हीट एंड राइस को ग्रो किया था। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या देखा गया बेटा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, मतलब बहुत से लोगों के काम भी चले गए, क्योंकि देखो अब अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब चाहिए थी स्किल्ड लेबर जो ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से समझ सके, ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को कैसे यूज़ करना है ये देख सके। तो यहाँ पर अब अनस्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया उन अनस्किल्ड वर्कर्स का। नेक्स्ट बेटा, फार्मर्स एंड वर्कर्स को बहुत सी हेल्थ इश्यूज होने लगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि देखो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे, केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे थे, तो उसको छिड़कने में आप जितना मर्जी नोज कवर कर लो, स्टिल फार्मर्स को प्रॉब्लम आती थी, कुछ ना कुछ तो इनहेल होगा ही ना। तो क्योंकि ये केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये पॉइजनस होते हैं, तो उस वजह से बेटा फार्मर्स को हेल्थ इश्यूज भी होने लगे। तो ये था बेटा रिस्क रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पर सेशन को एंड करती हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।